जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 53। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हमारा चैप्टर 9 है। इसमें दो ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। इसमें सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने कल स्टार्ट किया था और कंप्लीट नहीं हुआ था। दो कंसेप्ट एंड में रह गए थे, कॉन्सिक्वेंसेस और विद होल्डिंग ऑफ डिविडेंड के। वो आज कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन की डिस्कशन होगी और साथ ही साथ MCQs भी हम अटेम्प्ट करेंगे। पेमेंट ऑफ डिविडेंड में हमने ज़रा आज के लेक्चर की तरफ चलने से पहले कल के लेक्चर का क्विक राउंड अप कर लेते हैं। मैनर ऑफ पेमेंट। सबसे पहले तो डिविडेंड की टाइप्स कितनी हैं? दो टाइप्स। कौन कौन सी? इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कौन अप्रूव करता है? डायरेक्टर्स। फाइनल डिविडेंड कौन अप्रूव करता है? मेंबर्स AGM में रिकमेंड करते हैं डायरेक्टर्स और अप्रूव करते हैं मेंबर्स। लेकिन मेंबर्स की अप्रूवल पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है। क्या कि मेंबर्स जो है, जो डायरेक्टर ने प्रपोज किया है डिविडेंड, उससे हायर अप्रूव नहीं कर सकते, उसके बराबर या उससे कम रिड्यूस कर सकते हैं या इक्वल वो अप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, मुझे याद है लर्निंग ऑब्जेक्टिव मानने हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी पढ़ी थी। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या थी? पहला कि डिविडेंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर से पे नहीं किया जाएगा अनलेस के कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है और सेट ऑफ किया जाता है उसको। और दूसरा अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ डिविडेंड तो हो गई दो, इंटरिम और फाइनल। हमने इंटरिम में देख लिया अप्रूविंग अथॉरिटी कौन सी है, फाइनल डिविडेंड में देख लिया अप्रूविंग अथॉरिटी कौन सी है। फिर टाइमिंग ऑफ पेमेंट, डिविडेंड को पे कब किया जाएगा। देखिए रूल क्या है, जब डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया, जिस दिन भी डिविडेंड डिक्लेयर किया गया उसके 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उसकी पेमेंट होनी है। पेमेंट कब होनी है? जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया गया उसके 10 वर्किंग डे, 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उसकी पेमेंट होनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या 10 वर्किंग डेज क्या होते हैं ये तो पता है। डिविडेंड कब डिक्लेयर होगा? डिक्लेरेशन के 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट होनी है ना डिविडेंड की। डिक्लेरेशन के 10 दिन के अंदर। डिविडेंड डिक्लेयर कब होगा ये डिपेंड करता है कि इंटरिम डिविडेंड है कि फाइनल डिविडेंड है। पहले आसान, फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड कब? फाइनल डिविडेंड इज डीम्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन AGM ऑन व्हिच इट इज अप्रूव्ड। इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है? डिपेंड करता है बुक क्लोजर हुआ कि बुक क्लोजर नहीं हुआ। अगर बुक क्लोजर नहीं हुआ तो डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग में, जिस बोर्ड मीटिंग में प्रूव हुआ इंटरिम डिविडेंड, उसमें अज्यूम किया जाएगा डिक्लेयर हुआ है। और अगर बुक क्लोजर किया गया तो कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर, यानी मीटिंग होगी, मीटिंग में ये डिसाइड किया जाएगा कि बुक क्लोजर कब होना है। और बुक क्लोजर जब भी होगा, कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर, बुक क्लोजर का जो पहला दिन होगा ना, पहला दिन, उस दिन समझा जाएगा कि डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। अच्छा, ये बुक क्लोजर क्या होता है? बुक क्लोजर क्या होता है? बुक क्लोजर वो पीरियड है जिसके दौरान में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रोक दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। किस लिए? टू डिटरमिन एंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड, ताकि पता चल सके। क्योंकि बुक क्लोजर जिस दिन है ना कमेंसमेंट, उस दिन जो शेयर होल्डर्स होंगे जिनके नाम पे शेयर्स रजिस्टर्ड होंगे वो इंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड होंगे। क्या एक कंपनी बुक क्लोजर कर सकती है? यस, कर सकती है, कर सकती है, कोई भी कंपनी कर सकती है लेकिन बुक क्लोजर की शर्त क्या है? जब बुक क्लोजर करना है 7 दिन पहले मेंबर्स को बताना है, ताकि वो जल्दी जल्दी, जिन्होंने जल्दी जल्दी शेयर ट्रांसफर करने हैं करवा कर बोले। 7 दिन। और मैक्सिमम एक साल में कितने दिन बुक क्लोजर हो सकता है? 30 डेज तक। 30 डेज तक। हाँ, 15 दिन की एक्सटेंशन भी मिल जाती है। अच्छा, लाजमी नहीं कि ये सारे के सारे 30 डेज एक ही टाइम में बुक क्लोजर करें। आप एक साल में 2 दफा भी बुक क्लोजर कर सकते हैं। अगर कंपनी तो धड़ाधड़ छाप रही है नोट तो 3 दफा भी कर सकती है बुक क्लोजर, 3 दफा डिविडेंड पे करना है। लेकिन कलेक्टिव एग्रीगेट 30 डेज होंगे, 15 डेज की एक्सचेंज कमीशन से मिल सकती। अच्छा, ये जो बुक क्लोजर अगर कर रहे हो तो बुक क्लोजर से पहले शेयर होल्डर्स को बताना जरूरी है कि हम बुक क्लोजर करने जा रहे हैं। कितने दिन पहले? 7 दिन पहले बताना। और अगर लिस्टेड कंपनी हो तो बुक क्लोजर का इश्तेहार न्यूज़, कौन से न्यूज़पेपर में? इंग्लिश और एंड
वीकली, डेली। इंग्लिश एंड उर्दू डेली न्यूज़पेपर हैविंग नेशन वाइड सर्कुलेशन, उसमें इश्तहार दिया जाएगा। शाबाश। टाइमिंग तो आपने बता दिया कि डिविडेंड कब होगा, स्पेसिफिक कितने डेज स्पेसिफाइड किए हैं कमीशन ने बताया हुआ, 10 वर्किंग डेज, वर्किंग डेज। अच्छा, अब अगला कंसेप्ट था हमारा होम टू पे। और डिविडेंड किसको पे करना है? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को। और किसको करना है? और टू देयर ऑर्डर। और टू देयर ऑर्डर का मतलब क्या है? जिसको शेयर होल्डर स्पेसिफाई, शेयर होल्डर कहे भाई मेरे को डिविडेंड दे दो, उसी को दे देंगे। लेकिन उसे कहेंगे भाई अपना बैंक अकाउंट नंबर वगैरह तो दो मुझे, जहां पे हमने ट्रांसफर कराना। अच्छा, मुझे याद आया मैनर ऑफ पेमेंट भी था एक, कि पेमेंट कैसे होगी। इसमें दो तरह की कंपनीज थी, लिस्टेड और अनलिस्टेड। अनलिस्टेड कंपनी के पास कैश, और लिस्टेड कंपनी कैश भी और इन काइंड भी। इन काइंड बोले तो उसका क्या मतलब है? शेयर, किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर। और लिस्टेड कंपनी कैश में भी पेमेंट कर सकती है। कैश का मतलब क्या है? करेंसी नोट्स इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करेगी, यानी बैंक अकाउंट में। और अनलिस्टेड कंपनी के पास 3 ऑप्शन, उसके पास इन काइंड वाली ऑप्शन नहीं है, लेकिन कैश में 3 ऑप्शन है। चेक, क्रॉस चेक, डिविडेंड वारंट, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर। डिविडेंड वारंट क्या होता है? क्रॉस चेक ही की एक किस्म समझ लें, उसी की तरह होता है, जो कि डायरेक्टली जैसे चेक जमा करवाते हैं ना बैंक को, उसी तरह डिविडेंड वारंट जमा करवाएंगे, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। यह है मैनर ऑफ पेमेंट। अच्छा, फिर कंसेप्ट था हमारा होम टू पे। किसको पे करना है? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को, या और किसको? जिसको ऑर्डर करेगा। अच्छा, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कहे कि मेरे भतीजे को ट्रांसफर कर दो, लेकिन अगर वो कहे मेरे भतीजे को लेकिन इंस्ट्रक्शन ऐसी दे कि उसे कंप्लाई करना मुश्किल हो, जैसे कि मेरे भतीजे को ट्रांसफर कर दो, मैं उसका नाम क्या कहता है? नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा, नाम बता दिया, उसका अकाउंट नंबर क्या है, बैंक अकाउंट नंबर, ये नहीं बताऊंगा, तो फिर फायदा क्या? तो फिर नहीं ट्रांसफर। अगर ऐसी इंस्ट्रक्शंस कर दे शेयर होल्डर जो कंप्लाई, तो फिर तो नहीं करेंगे। इसका मतलब है उसके ऑर्डर पे ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन उसे चाहिए कि हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन तो ना दे। अच्छा, बाय हु टू पे कौन करेगा? कंपनी चाहे तो किसी को भी अपॉइंट ना करे, खुद ही चीफ एग्जीक्यूटिव पे कर दे। असल में जिम्मेदारी होती है चीफ एग्जीक्यूटिव की, लेकिन अपनी आसानी के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव अगर चाहे, कंपनी अगर चाहे, तो वो शेयर रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर सकती है कि भैया तुम ही डिविडेंड पे करो, तो शेयर का लेना देना तुम डील करते हो ना, डिविडेंड भी तुम पे करो। शेयर रजिस्ट्रार नहीं तो पेइंग एजेंट को अपॉइंट कर सकते हैं। पेइंग एजेंट कौन हो सकता है? बैंक हो सकता है, कोई सेंट्रल डिपॉजिटरी, या कोई सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, नॉर्मली बैंक होता है। लेकिन अगर बैंक ने डिविडेंड पे करना है अपना, तो वो किसी और बैंक को अपॉइंट करेगा। वो कहेगा मैं खुद ही बैंक हूं, मैं खुद दूसरों के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो अपना डिविडेंड नहीं कर सकता क्या? वो खुद ही कर। तो बैंक के लिए जरूरी नहीं है पेइंग एजेंट को अपॉइंट करे, वरना बाकी कंपनी या शेयर रजिस्ट्रार के थ्रू पेमेंट करवा सकती हैं, या पेइंग एजेंट के थ्रू, नहीं तो खुद भी कर सकती हैं। ठीक, अच्छा चले, इतनी बात तो हमने कल कर ली थी, यहां तक कल की बात हो गई थी ना। यहां से आगे चलें। अब चले कॉन्सिक्वेंसेस, जुम्मा ठीक है मैं पढ़ा हूं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिले, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिले भाई अब अगले जुम्मे पढ़ दीजिएगा। डिविडेंड कितने अरसे में पे करना था? विद इन 10 वर्किंग डेज। अगर विद इन 10 वर्किंग डेज डिविडेंड पे ना किया जाए, लॉ इसके ऊपर सब बहुत सख्त एक्शन लेता है। कहता है हम ऐसी सख्त इबरत का निशान बना देंगे ऐसे चीफ एग्जीक्यूटिव को, जो कि डिविडेंड अनाउंस करके 10 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करेगा। अच्छा, असल में मैं इसकी आपको जल्दी से चलते चलते रीजन बता दूं। होता क्या असल में स्टॉक एक्सचेंज में चलता क्या है, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ ना, बोर्ड मीटिंग हुई या एजीएम डिविडेंड अप्रूव हुआ, उसी दिन स्टॉक एक्सचेंज में शेयर प्राइस बढ़ जाती है,
क्यों भला? लोगों को पता चलता है कि डिविडेंड मिलने वाला है, वो डिविडेंड की प्राइस एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, ऐड कर लेते हैं। तो एक ज़माने में होता क्या रहा था कि डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग की और कह दिया कि जी डिविडेंड हमने अप्रूव कर दिया है 10 रुपये पर शेयर। शेयर प्राइस 10 रुपये से बढ़ गई, डायरेक्टर्स ने लाखों शेयर मार्केट में बेच दिए, बिक गए शेयर। उसके 10 दिन के बाद 7-8 दिन के बाद कह दिया हाँ जो डायरेक्टर्स ने डिसीजन किया था ना वो रिवर्स कर दिया, अब डिविडेंड पे नहीं हो, क्योंकि एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट हमारे सामने आ गया। कोई ना कोई बोंगी रीजन तो उन्होंने देनी होती है ना, बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट हमारे सामने आ गया है, अब हमने फैसला किया है कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। या कहते हैं ओहो हमें तो एक बड़ा नुकसान हो गया जो पहले पता नहीं चला था, तो अब डिविडेंड रिवर्स। लेकिन अंदर खाते वो उसका बेनिफिट उठाते थे। अब ये बताएं शेयर मार्केट में जैसे ही पता चलेगा रिवर्स हो गया शेयर प्राइस तो फिर डाउन, फायदे में कौन रहा? डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव जिनके शेयर थे, और नुकसान में कौन रहा? बेचारी जनरल। ये एक छोटी सी मिसाल है कि कैसे स्टॉक एक्सचेंज को मैनिपुलेट किया जाता है या जा सकता है। इस चीज को जब ये चंद एक दफा प्रैक्टिस हुई ऐसे मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है भाई, ये गलत काम हो रहा है शेयर होल्डर्स के साथ। ऐसे से मैंने कहा अच्छा अब हम वो सजा देंगे ऐसे लोगों को जो ये काम करते हैं, ये सारी जिंदगी याद रखेंगे। सजा क्या मिलेगी? किस बंदे को? जिसने डिविडेंड डिक्लेयर किया, अनाउंस किया और उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट ना की। वो कहते हैं भाई जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हो ना उसी दिन पैसे साइड में लगा लो, उसी दिन पैसे साइड में रख लो। अब इन पैसों से तुमने कुछ नहीं करना, अब कुछ भी हो जाए, तबाही फिर जाए कंपनी के अंदर, ये पैसे तुमने इस्तेमाल नहीं करने, ये डिविडेंड के तौर पे ही शेयर होल्डर्स को जाएंगे। और अगर किसी ने 10 दिन अनाउंस डिक्लेयर किया, 10 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड की पेमेंट नहीं की, सुन ले चीफ एग्जीक्यूटिव को, किसको? चीफ एग्जीक्यूटिव को, किसको? चीफ एग्जीक्यूटिव को सजा क्या मिलेगी? क्योंकि असल में तो यही कंपनी का करता धरता है ना चीफ एग्जीक्यूटिव। डायरेक्टर तो महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आते हैं। तो इसको पेनल्टी क्या? 5 मिलियन रुपीज फाइन होगा, अप टू 5 मिलियन रुपीज फाइन। एंड अच्छा ये एंड है, एंड दोनों नहीं, तीनों। पहला 5 मिलियन रुपीज, दूसरा 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 2 साल कैद बामुशक्कत, फिर 5 ईयर डिस्क्वालिफिकेशन। किसी भी कंपनी में 5 साल तक डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता। बताइए कैसी है सजा? अप टू 5। हाँ, एक 2 अच्छा कोर्ट एक 2 दिन के लिए भी कर सकती है, करेगी तो नहीं ना, ऐसे थोड़ी है 5 साल, नहीं ऐसे भी नहीं। हाँ जी, तो 3 सजाएं हैं, किसको मिलेंगी? किस चीफ एग्जीक्यूटिव को? जो डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद प्रेस्क्राइब्ड पीरियड में उसको पे ना करे। और प्रेस्क्राइब्ड पीरियड क्या है? 10 वर्किंग डेज। 5 मिलियन रुपीज, 2 years imprisonment and 5 year disqualification। अच्छा डिस्क्वालिफिकेशन से मुझे याद है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर तो मैंने किसी और जगह पे पढ़ा है, चैप्टर 3 में इनएलिजिबिलिटी, चैप्टर 3 में इनएलिजिबिलिटी। अच्छा ना, ऐसे ही जैसे पहले देख रहे थे मेरी तरफ, ऐसे ना, समझ गए आप? हाँ जी, इनएलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर। इनएलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर क्या क्राइटेरिया था इनएलिजिबिलिटी का? कब कोई पर्सन डायरेक्टर बनने के लिए इनएलिजिबल है? स्टार्ट हो जाए, नेशनल टैक्स नंबर ना हो उसके पास, इंसॉल्वेंट हो, अनडिसाइडेड माइनर हो, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो, बॉडी कॉर्पोरेट, लिस्टेड कंपनी के केस में किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डिफॉल्टर हो, या ब्रोकर हो, या स्पाउस ऑफ ब्रोकर, और इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व। और वो जो 5 साल भी था किसी जगह पे, लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर 5 years। अच्छा एक और चीज नीचे एंड पे आखिरी लाइन अजीब सी लिखी हुई थी,
नहीं 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 नहीं, एक था वो कुछ इस तरह की प्रोविजन थी कि अगर लॉ में किसी और जगह पे भी वो डिस्क्वालीफाइड, वो क्या था? अगर किसी और लॉ में कमीशन ने मना कर दिया वो ऑफिस नहीं करना। हाँ, अगर लॉ में किसी और प्रोविजन के तहत वो डिस्क्वालीफाइड है फ्रॉम होल्डिंग पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, ये इसकी एग्जांपल है। देखें जब वो इनएलिजिबिलिटी कहाँ है, कहाँ है, पेज 42 पे पॉइंट 9, ए पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दैट। अब देखें ये इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना, इसमें कहीं पे ये लिखा हुआ है कि अगर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव 10 दिन के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर करने का पेमेंट नहीं करेगा और डिस्क्वालिफाइड है, लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये किस कैटेगरी में आएगा? ये 9वीं वाली कैटेगरी, 9वीं वाला पॉइंट, एनी अदर प्रोविजंस। क्लियर हुआ? हाँ, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, इस रूल की कुछ क्या हैं, एक्सेप्शंस हैं। अच्छा मुझे ये बताइए वो कौन से 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो सिर्फ आपको कंपनी लॉ के पेपर में मिलेंगे? एक वो कोई रूल बता के कहेगा इसकी एक्सेप्शंस बता दो, और एक कोई स्टेटमेंट दे के कहेगा बताओ ये कंपनीज एक्ट के मुताबिक है कि नहीं है। ये ऐसा तरीका वारदात है इसका जो सिर्फ आपको कंपनी लॉ के पेपर में मिलेगा। क्या कोई रूल बता के कहेगा इसकी एक्सेप्शन बता दो, या किसी स्टेटमेंट दे के क्या कहेगा बताओ ये कंपनी एक्ट के मुताबिक है कि नहीं है। ठीक है, तो अब फिर एक्सेप्शन इस ध्यान से समझ गए ना, जिस बात समझ गए। हाँ जी, एक्सेप्शंस का मतलब क्या होगा? वो केसेस जिनमें डिविडेंड को विदहोल्ड कर दिया गया होगा कंपनी की तरफ 10 दिन से ज्यादा, यानी 10 दिन से ज्यादा गुजर गया और किसी शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं हुई, लेकिन स्टिल कंपनी या चीफ एग्जीक्यूटिव लायबल नहीं है। एक्सेप्शन का मतलब तो यही है, वरना तो कह रहा है कि भाई 10 दिन के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए, 10 दिन के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव पेमेंट ना करे, फारग रगड़ दो चीफ एग्जीक्यूटिव को, जेल में डाल दो, उसे पैसे ले लो सारे उसके, आइंदा उसे किसी कंपनी में घुसने ना दो। तो ये सारे, लेकिन कहता है हाँ इसके एक्सेप्शंस हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें अगर डिविडेंड किसी को पे नहीं किया गया तो भी कोई मसला नहीं। ये एक्सेप्शन यही हुई ना, यानी 10 दिन से ज्यादा डिले हो गया फिर भी कोई मसला नहीं। वो कौन से केसेस हैं? 1 बाय 1। अच्छा ये अगेन सुन लें, बुक में जब आप पढ़ेंगे पूरी लाइन होती है, व्हाइट बोर्ड पे तो हम सिर्फ की वर्ड्स लिखते हैं ना। आपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये तो नहीं छाप देना कि सर ये याद करना आसान था, एक एक 2 लफ्ज यही खड़का है यहाँ, याद करना आसान तो गलत करते हैं ना, इसीलिए आपके लिए नंबर काटने चाहिए ना, नंबर है ना, काटने चाहिए नंबर। हाँ, एग्जाम में भी मार्क्स रिलेट करेगा, ये सिर्फ याद करने के लिए है, लिखना तो पूरा होता है ना। कब डिविडेंड, when withholding of dividend is not an offense, समझ आया मतलब? कब डिविडेंड को विदहोल्ड किया जाएगा और वो जुर्म नहीं है, वरना तो 10 दिन से ज्यादा डिविडेंड विदहोल्ड करें जुर्म बन जाता ना, इसकी सजा भी है। when withholding of dividend is not an offense, पहला when there is a dispute, जब 2 लोगों के दरमियान में डिस्प्यूट है as to right to receive dividend, कि कौन रिसीव करेगा डिविडेंड। ये भाईजान कह रहे हैं कि मेरा एग्रीमेंट हो गया था बुक क्लोजर से पहले कि ये मुझे शेयर बेच देंगे। ये भाई कह रहे हैं भाई एग्रीमेंट किया था, शेयर ट्रांसफर तो नहीं ना किए, ट्रांसफर तो बुक क्लोजर के बाद किए हैं, तो बुक क्लोजर वाले दिन मैं शेयर होल्डर था, राइट मेरा है। ये कह रहे नहीं एग्रीमेंट हो चुका था, मेरा राइट है। दोनों कोर्ट में चले गए, कंपनी अब सुकून से देखेगी, ये डिविडेंड लेने आए इसको डिविडेंड दे दें, नहीं, ये डिविडेंड लेने इसको दे दें, नहीं। हम कहेंगे भाईजान केस चल रहा है कोर्ट में, कोर्ट जब फैसला करेगी उसको डिविडेंड देंगे। तो जब डिस्प्यूट हो एज टू राइट टू रिसीव डिविडेंड, तो चीफ एग्जीक्यूटिव का डिविडेंड को विथहोल्ड करने बनता है। अब जब फैसला होगा कोर्ट की तरफ से तभी डिविडेंड पे किया जाएगा। क्लियर? पहली एग्जांपल समझ आ गई, डिस्प्यूट वाली एग्जांपल समझ आ गई। दूसरा, सेट ऑफ बाय कंपनी, अगर किसी को
किसी का डिविडेंड लीगली सेट ऑफ कर दिया हो कंपनी ने, जैसे दो एग्जांपल ले ले, उसे पैसे लेने थे कोई, वो सेट ऑफ कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल लाना है तो फिर हाँ, पहली एग्जाम्पल, एक पार्टली पेड शेयर इशू किए थे, और ये पार्टली पेड शेयर का असूल होता है कि जब कंपनी पैसे मांगे ना तो शेयर होल्डर बाकी के पैसे भी जमा करवाने होते हैं। पार्टली पेड कंपनी ने पैसे मांगे, शेयर होल्डर पैसे नहीं दे रहे, मैंने कहा अच्छा, अगले साल जब डिविडेंड अनाउंस हुआ, डिक्लेयर हुआ, कंपनी ने कहा लो भाईजान तुम पैसे नहीं दे रहे थे ना, तो जो तुम पैसे नहीं दे रहे थे ना उसका हमने डिविडेंड के अगेंस्ट से एडजस्ट कर लिया, अब तुम्हारे पार्टली पेड शेयर फुली पेड हो गए हैं, और वो जो डिविडेंड हमने तुम्हें देना था भी एडजस्ट कर लिया। समझ आ रही है बात की, जैसे पैसे देना। दूसरी एग्जांपल, एक एसोसिएटेड कंपनी है जिस ने हमारी कंपनी के 25% शेयर्स खरीदे, 25% शेयर से एसोसिएटेड बन जाती है ना। Yes, sir. हमने उसको दे दिया लोन, इसको लॉ क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, जिसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। अब कंपनी लोन नहीं वापस कर रही, कंपनी एग्री हुआ था ड्यू डेट पे लोन वापस करेगी, कर नहीं रही, उधर से हमने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, क्या करें, सेट ऑफ कर दें, जो डिविडेंड उसको देना था और जो उससे लोन लेना था दोनों को सेट ऑफ कर दें। तो अगर आप इस तरह सेट ऑफ कर दे तो उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये ऑफेंस नहीं है। दूसरी एग्जांपल समझ आ गई सेट ऑफ वाली, डिस्प्यूट वाली भी बात समझ आ गई, सेट ऑफ वाली भी बात समझ आई, लेकिन सेट ऑफ लीगली होना चाहिए, यानी लीगल अमाउंट हो रिकवर। तीसरा, इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट बी कंप्लाइड, चांद पे जाके डिविडेंड उधर क्या करना है, जर्मनी जा रहे हैं हम, उधर के बैंक अकाउंट का पता दे दिया, भाई उधर बैंक अकाउंट, यहाँ लिस्टेड कंपनी से कहा ऐसा करो मुझे मेरे अकाउंट में पैसा क्रॉस चेक दे दो, लिस्टेड कंपनी क्रॉस चेक के जरिए से डिविडेंड पे कर सकती है। अगर शेयर होल्डर्स ये इंस्ट्रक्शंस दे दे तो क्या किसी इंस्ट्रक्शन को कंप्लाई किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शंस शेयर होल्डर्स दे दे जिसको हम कंप्लाई नहीं कर सकते तो फिर लोड कर सकते हैं। जैसे एंड पे एक और एग्जांपल है मिलती जुलती कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अगर दे दे, वो कहे बैंक अकाउंट बता दे, कहे इस बैंक अकाउंट में मेरा डिविडेंड पे कर दो और अकाउंट नंबर ना दे, बैंक का नाम, तो अगर कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शंस आ जाए जिसको कंपनी कंप्लाई नहीं कर सकती तो कंपनी डिविडेंड पे नहीं करेगी, और लेकिन इस सूरत में ये ऑफेंस भी नहीं होगा। फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब होता है किसी लीगल एक्शन की वजह से, लीगल ऑर्डर की वजह से, बाय ऑर्डर ऑफ लॉ। जैसे कोई शेयर होल्डर था वो हो गया इंसॉल्वेंट, मरा नहीं है, इंसॉल्वेंट हो गया, मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को तो डिविडेंड देना पड़ेगा। इंसॉल्वेंट हो गया, अब बताइए इंसॉल्वेंट हो जाए कोई शेयर होल्डर तो उसको डिविडेंड मिलना चाहिए, डिविडेंड किसको मिलना चाहिए, उसका लिक्विडेटर, जिसे असाइनी भी कहते हैं, लिक्विडेटर भी कहते हैं, असाइनी भी कहते हैं। अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया पर्सन, लॉ ने ऑर्डर पास कर दिया ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है, इसका ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल लिक्विडेटर ये दूसरा बंदा अपॉइंट किया जाता है। अब कंपनी ने, अब ये चूंकि ऑपरेशन ऑफ लॉ लीगल ऑर्डर आ गया, अब कंपनी ने डिविडेंड किसको नहीं देना, शेयर होल्डर को नहीं देना, उसके असाइनी को देना। तो शेयर होल्डर को डिविडेंड अगर ना दे तो क्या ये ऑफेंस होगा, नहीं होगा। शेयर होल्डर से कहें भाई 10 दिन क्या 100 दिन भी गुजर जाएंगे ना, डिविडेंड तेरे को अब नहीं मिलना, असाइनी को मिलेगा, तेरे को नहीं मिलेगा। नॉट फॉल्ट ऑफ कंपनी, ये वैसा ही है जैसा नोटिस वाली बात। नोटिस वाली बात क्या थी कि नोटिस कंपनी ने सेंड कर दिया लेकिन पहुंचा नहीं, कोई बात नहीं। अनलिस्टेड कंपनी थी, उसने क्रॉस चेक या डिविडेंड वारंट सेंड किए, किसी वजह से
नहीं तक नहीं पहुंचे तो भाई अगर 10 दिन के अंदर नहीं पहुंचे तो सीईओ जिम्मेदार है। सीईओ कहेगा भाई आपके घर आके थोड़ी मैंने डिलीवर करने हैं, डिस्पैच करने थे कर दिए, नहीं पहुंचे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे नोटिस था डिस्पैच करना है प्रॉपर एड्रेस के साथ, नहीं पहुंचा मेरी जिम्मेदारी है। और देखिए वहां पे भी हम नहीं पढ़ा था क्या एक्सीडेंटल ओमिशन और नॉन रिसीट ऑफ नोटिस डज नॉट इनवैलिडेट प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग, डज नॉट इनवैलिडेट प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग। तो उसी तरह नॉन रिसीट ऑफ डिविडेंड बाय शेयर होल्डर इज नॉट एन ऑफेंस, क्योंकि कंपनी का कसूर ही नहीं है। वो हो सकता है कोरियर वाले ने डिले कर दिया हो सकता है जब गर्मी ज्यादा हो ना, बारिश ज्यादा, कोरियर वाले क्या करते हैं वो वापस भेज देते हैं, कहते हैं नहीं इधर कोई नहीं रहता, कोई बंदा नहीं है इधर, इधर कब्रिस्तान है, वापस भेज दो, ठीक है। नहीं कभी कभार करते हैं इस तरह, तो कंपनी का फॉल्ट नहीं है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, वो स्टूडेंट था ना, वो एक बेचारे का रिजल्ट कार्ड नहीं आया, वो 10-12 दिन खपता रहा, पता चला कोरियर वाला वो उस दिन बेल बजाता रहा कोई, तो नहीं आया, कोई इस तरह का केस हुआ है, वो साथ वाले के घर में दे गया कि भाई ये साथ वाले को दे देंगे। अब उनको नहीं पता किसका है, आजकल नहीं पता होता कि साथ घर में कौन है, सीए करने वाले वैसे ही छुपाते हैं, कोई पूछना ले उसको नहीं पता रिजल्ट किसका है, वो घूमता फिरता रहा, आपको 10 दिन बाद पता चला उसे इधर पड़ा हुआ रिजल्ट। तो अगर इस वजह से डिले हो जाए, डिविडेंड भी होता और डिले हो जाता, भाई कंपनी का थोड़ी फॉल्ट है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, अगर शेयर होल्डर ने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी, अपना आईडी कार्ड नहीं जमा करवाया, बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं थी ना, अच्छा अपना नाम नहीं बताया, किसका नाम नहीं बताया, चले कोई भी इंफॉर्मेशन जो जरूरी थी नहीं पहुंचाई, तो डिविडेंड को विथहोल्ड किया जा सकता है 10 दिन से ज्यादा भी, और ये कंपनी का ऑफेंस नहीं समझा जाएगा। लेकिन कहीं इस पावर को चीफ एग्जीक्यूटिव या कंपनी मिसयूज ना कर ले, इसलिए कमीशन ने कहा भाईजान आप विथहोल्ड तो कर ले, लेकिन 45 दिन के अंदर अंदर आपने मेरे से इजाजत भी लेनी है, ताकि मुझे पता चले ना जेन्युइन केस था, जेन्युइन केस था जो आपने विथहोल्ड किया, नाजायज नहीं डिविडेंड विथहोल्ड किया। तो अप्रूवल फ्रॉम कमीशन नीडेड विद इन 45 डेज ऑफ डिक्लेरेशन, कि जब आप डिविडेंड विथहेल्ड करें, जब आप डिविडेंड विथहेल्ड करें तो 45 दिन के अंदर अंदर कमीशन से अप्रूवल ले लेनी, ताकि कमीशन देख ले जस्टिफाइड रीजन ही थी। क्लियर? ये अच्छा, 1-2 क्वेश्चंस में ना हमारा और आईकैप का इख्तलाफ है। जब सोल्यूशन पढ़ेंगे ना, घर जाके पढ़ेंगे, एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे ओए सोल्यूशन में कुछ और लिखा है, एग्जामिनर कमेंट्स में कुछ और लिखा हुआ है, पुराने कमेंट, और एक जगह पे इख्तलाफ भी है। इख्तलाफ हमारा आईकैप के साथ नहीं हो सकता क्या? नहीं, आप ये फैसला नहीं कर सकते कि कौन ठीक है कौन गलत है। आपने आंखें बंद करके उस्ताद पे अंधा एतबार करना है। नहीं, मैं बेहतर नहीं हूँ आईकैप से, मैं बेहतर नहीं हूँ, क्योंकि ये फैक्ट है, फैक्ट। अफसोस जब आईकैप से पढ़ लो फिर। ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हरगिज नहीं। हाँ पूछना। 45 डिविडेंड विथहोल्ड करने के 45 डेज के अंदर अंदर कमीशन से अप्रूवल लेनी है। सर अगर वो 30 दिन बाद फाइल करा थी कमीशन के ये, तो आपकी विथहोल्डिंग वैलिड नहीं है। विथहोल्डिंग वैलिड नहीं है तो फिर कमीशन भी उसकी ढुकाई करेगा, कमीशन भी ढुकाई करेगा और जिसका डिविडेंड उसने रोका है वो भी ढुकाई, यानी उससे फिर बाद में अगर उनका क्वेश्चन ये है 30 दिन के बाद अगर कमीशन के पास गया, कमीशन ने कहा भाई ये तो आपने सही विथहोल्ड नहीं किया, तो फिर क्या होगा? फिर उसे डिविडेंड एज सून एज पॉसिबल डिविडेंड पे करना पड़ेगा। और अब हो सकता है कि कमीशन इसको माफ कर दे, सजा ना दे, हैं? कमीशन के पास भी तो अथॉरिटी है। कमीशन देखेगा कि यार बाकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी इसकी, तो फिर कमीशन कहेगा चल कोई नहीं डिविडेंड फटाफट दे दो उसको, बाकी कोई पेनल्टी नहीं आई, जो 5 मिलियन 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट और 5 ईयर डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन अगर कमीशन समझे कि गलत इंटेंशन की वजह से डिविडेंड विथहोल्ड किया गया है,
दूसरे शेयर होल्डर को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो फिर ये कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करना पड़ सकते हैं। ठीक है, एक शेयर होल्डर को ये डिले हो जाए, ये अगर किसी एक शेयर होल्डर को डिले हो जाए स्टिल वो भी ऑफेंस है, वो भी ऑफेंस है, जानबूझ के किया हो। इन केसेस के अलावा अगर कोई केस हुआ ना जिसमें डिविडेंड को विथहोल्ड किया है, तो एक शेयर होल्डर का भी केस हुआ, एक का भी, तो कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। डायरेक्टर इन्वॉल्व होगा तो भी उसको ये पेनल्टी पड़ेगी। चीफ एग्जेक्टिव को, चीफ एग्जेक्टिव, अगर डायरेक्टर इन्वॉल्व डायरेक्टर में तो पकड़ा चीफ एग्जेक्टिव भी जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास है 3 मिनट, आपने इस कंसेप्ट को रिवाइज कर लें, फिर उसके बाद हम पास्ट पेपर्स के डिस्कशन और एमसीक्यूज की तरफ चल लें। 3 मिनट है, 3 मिनट में इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को क्विकली रिवाइज कर लें। जी पास कीजिएगा। चलिए, किताबें बंद, बहुत पढ़ लिया, दिन रात एक कर लिए, इतना पढ़ के क्या करेंगे? किताबें बंद, किताबें बंद। शाबाश शाबाश शाबाश। सोल्यूशन भी बंद, कहीं आपको पता ना चल जाए मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। किताबें बंद। On 31st July 2015, the directors of Club Engineering Limited, a listed company, underline कर, listed company, अच्छा ना अंडरलाइन ना करें, डिक्लेयर्ड एन इंटरम डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, इंटरम नहीं मैं कर देता, इंटरम डिविडेंड और फीस 5 per share. However, before making payment of the dividend, company suffered huge losses due to a massive fire in the factory. The CEO has informed the board of directors about CEL's inability to pay the dividend in time. वो कहते हैं भाईजान CEO ने कहा, CFO ने कहा बोर्ड को, डायरेक्टर को कि हम डिविडेंड पे, ये CFO ने इन्फॉर्म नहीं किया, ये उसने CEO के खिलाफ साजिश की है। ये खुद CEO बनना चाहता है, क्योंकि चाहता है ये चला जाए जेल में, डिविडेंड पे ना किया जाए, ये चला जाए जेल में और मैं पीछे CEO बन के राज करूं, ये चाहता है। वो कह रहा है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 170 ब्रीफली डिस्क्राइब व्हेन एन इंटरिम डिविडेंड इज डीम्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय CEL व्हेन विदिन 10 वर्किंग डेज। शाबाश शाबाश। पास के फेल? फेल। क्यों फेल? ये मैंने डिविडेंड पे करने का पीरियड नहीं पूछा, रिक्वायरमेंट के ऊपर कि डिविडेंड कब डिक्लेयर होगा ये पूछा है, पे नहीं, डिक्लेयर कब होगा। हाँ कब, डिपेंड करता है बुक क्लोजर किया है या नहीं किया। अच्छा क्वेश्चन में कहीं पे बुक क्लोजर की बात है नहीं, तो इसका मतलब है बुक क्लोजर नहीं। तो हम कहेंगे अगर बुक क्लोजर किया हो तो डेट ऑफ बुक क्लोजर पे, और अगर बुक क्लोजर नहीं, कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर, और अगर बुक क्लोजर नहीं किया डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग। और इस केस में बुक क्लोजर की बात नहीं, लीगल प्रोविजन में ये लिख देंगे, फिर कहेंगे इसमें चूंकि बुक क्लोजर मेंशन नहीं है इसलिए एज्यूमिंग के नो बुक क्लोजर मेड, तो डेट क्या है 31 जुलाई, डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग जो कौन सी है 31 जुलाई। तो इसका मतलब है इन्होंने डिविडेंड की पेमेंट कितने अरसे में करनी है? 7 दिन, 15 दिन हैं? वैसे दिन रात आप पढ़ने को तैयार हो। 10 वर्किंग डेज, यानी तकरीबन ये कोई 12 जुलाई के नहीं, सॉरी 12 अगस्त, 12 अगस्त कुछ दरमियान में इतवार नहीं आएगा, चले तकरीबन 10 कर लें, 10 कर लें। बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, वही क्या 5 मिलियन रुपीज फाइन होगा, 2 years इम्प्रिजनमेंट, 5 year डिस्क्वालिफिकेशन। एक्सेप्शंस भी इसमें लिख देंगे, लेकिन पहले सारे पार्ट पढ़ लें, ये ना हो पार्ट सी में उसने एक्सेप्शन पूछी हो और आप पार्ट बी में लिख दें, सी में भी लिख देंगे। The circumstances under which CEL may not be responsible to pay dividend to certain shareholder. एक्सेप्शंस बता देंगे। अच्छा मैं जब आऊँ ना मेरे से बचा ना करो, अच्छा मेरा ध्यान पड़ जाता कि मैं तुम्हें लगानी है। Circumstances under which CEL may not be responsible to pay, कौन से एक्सेप्शन?
एक्सेप्शन, ये भाई बताएंगे एक्सेप्शन। कौन से? डिस्प्यूट, डी फॉर डिस्प्यूट, एस फॉर सेट ऑफ। पूरा क्यों नहीं बता रहे? चलो ऐसे ही बता दो। डिस्प्यूट, दो पार्टीज के दरमियान में डिस्प्यूट है, एज टू राइट टू रिसीव डिविडेंड। और सेट ऑफ, व्हेन डिविडेंड हैज बीन लॉफुली सेट ऑफ बाय कंपनी। और incomplete information, company cannot comply instructions of the shareholder, non-payment due to operation of law, when it is not fault of company, whether it is not fault of company। शाबाश भाई, ये क्लियर? इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन 7, on 8 सितंबर 2018 the directors of Shanti Limited, a listed company, declared an interim dividend of ₹5। ये वही सवाल नहीं है? अच्छा ठीक है, नहीं सॉरी डिफरेंट है। एंड अनाउंस्ड बुक क्लोजर फ्रॉम 28 सितंबर, 8 सितंबर को डिविडेंड अनाउंस किया और कहा 28 सितंबर को बुक क्लोजर होगा 28, तो ये तो उन्हें 10 वर्किंग डेज के अंदर पेमेंट करनी है। अच्छा हाँ, बुक क्लोजर हो तो फिर बुक क्लोजर से डिक्लेयर, यानी इस केस में डिविडेंड डिक्लेयर 8 सितंबर को नहीं हुआ, 28 सितंबर को हुआ है। शाबाश। तो 28 सितंबर के बाद 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। ठीक है, बुक क्लोज है 28 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक। ठीक है, बुक लाजमी तो नहीं 30 दिन का इकट्ठी बुक क्लोज कर दें, वो 5-5, 7-7, 10 दिन करके भी क्लोज कर सकते हैं। 5 दिन के लिए क्लोज कर ली, कोई इशू नहीं है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब व्हेन एएल शुड पे द अबव डिविडेंड। अच्छा, जब डेट दी हो ना तो हमने भी डेट के साथ बात करनी है। पहले लीगल प्रोविजन में लिख देंगे विद इन 10 वर्किंग डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर। अब फिर आप डेट भी आपने काउंट करनी है। 28 सितंबर है ना, 28 एक हो गया, 29, 30, 31 नहीं होता सितंबर का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दो कुछ छुट्टियां तकरीबन डाल लें, 8, 9 कर ले, 9 कर ले, अज्यूमिंग 2 हॉलीडेज। ठीक है, तो वैसे एक भी हो सकता है वो। ठीक है, तो तकरीबन क्या डेट बनी? 9, 8 या 9 अक्टूबर को पेमेंट हो जानी चाहिए डिविडेंड। अच्छा, इन आल्सो स्टेट द 4 circumstances in which AL may not be considered to have committed an offense for non payment of dividend। ये क्या पूछ रहा है? एक्सेप्शंस। 4 पूछ रहा है, 3 बता दूं, 4 बता दूं, 5, एक आदि सेफ साइड पे रहने के लिए एक्स्ट्रा बता दे, बेहतर है, बेहतर है। जी जी, वर्किंग डेज कहाँ देखते हो? अंदाजे से लिख दें कि 10 days 10 प्लस पब्लिक हॉलीडेज इन दिस पीरियड, डेट ऐसे करके लिख दें। वैसे असूली तौर पे उसे अगर ये केस बनाए ना इस तरह वर्किंग डेज वाला, तो उसे दरम्यान में बताना चाहिए कि 7 तारीख को पब्लिक हॉलीडे है, बताना चाहिए। अच्छा, जो कि वो नहीं बताएगा, तो आपको खुद से कैलकुलेट करके एक दिन ऐड कर दें और लिख दें कि अज्यूमिंग 1 पब्लिक हॉलीडे। हाँ नहीं, हाँ लिख सकते हैं एक्सक्लूडिंग हॉलीडे, लेकिन डेट लिखना जरूरी है। इसीलिए कहा था किताब नहीं खोलना। पुराना क्वेश्चन होगा 2018 का। ठीक है, हाँ 2018 का क्वेश्चन में गलती तो नहीं निकालनी। अगर बुक में लिखा हुआ 15 दिन के अंदर बुक क्लोजर होना चाहिए, बोर्ड मीटिंग के बाद 15 दिन के अंदर लिखा हुआ है कहीं पे, तो 15 दिन के, तो वो 20 दिन के बाद बुक क्लोजर कर रहा है, तो क्वेश्चन में गलती निकाले क्या कि जो उसने रिक्वायरमेंट की हुई है वो पूरी करे।
ये थोड़ी कहेंगे सवाल गलत है आपका। हाँ, बुक लो ये गलत किया, और उसने पूछा ही नहीं है कि मैंने क्या गलती किया क्या नहीं। एक प्रोस्पेक्टस वाला क्वेश्चन याद है ना, उसमें उसने कहा था मुझे गलतियां निकाल के दो, तो हमने डेट्स की गलतियां निकाली थी उधर। यहाँ पे जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसकी गलती निकालने का क्या फायदा। एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस टू द फॉलोइंग प्रोविजन एंड स्पेसिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। एक्सेप्शन बतानी है किस प्रोविजन की, वेयर डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी बट इज नॉट पेड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द कंपनीज एक्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years एंड विद फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 5 million rupees। डिस्क्वालिफिकेशन लग है। एक्सेप्शंस बताइए कौन सी वाली, डी फॉर डिस्प्यूट, एस फॉर सेट ऑफ वाली, ओ फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। I for instructions cannot be complied, I for information incomplete भी है। Question 9. The board of directors of Giant Industries Limited, a listed company, in their meeting held on 25 February 2020 had approved 30% interim cash dividend for the shareholder. Interim dividend पे किया। While approving the dividend payment, the board had authorized to adjust dividend payable to one of the shareholders, Kamran Ahmed, against amount due from him. कर सकते हैं lawfully adjust। क्या कह रहा, कैश डिविडेंड दे ही नहीं सकते, बार समझाया है। हाँ, कैश में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर शामिल है, इलेक्ट्रॉनिकली भी ट्रांसफर करना उसके अकाउंट में। कैश डिविडेंड, कैश एज अपोज टू इन काइंड का बोला जाता है लफ्ज। लेक्चर सोए थे भाई उससे अगेंस्ट अमाउंट। अच्छा, इसके सोल्यूशन में ना एक जगह पे हमारा और आई कैप का इख्तलाफ है, ये मैं आपको पहले बता दूं। अब आप खुद देख लीजिएगा आई कैप का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं तो सर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ डिस्कस करूंगा। Under the company state when an interim dividend is deemed to have been declared and the responsibility of GIL regarding its payments. कब interim dividend have been declared? बुक तो at the date of book lawyer, यानी बुक लॉयर हुआ है तो बाय रेलिवेंट लीगल प्रोविजन में दोनों लिखेंगे कि अगर बुक लॉयर हो तो कमेंसमेंट ऑफ बुक लॉयर, बुक लॉयर नहीं है तो डेट जब बोर्ड जिस दिन अप्रूव हुआ है। लेकिन जब सोल्यूशन लिखेगा ना, सोल्यूशन उसमें चूंकि बुक लॉयर नहीं है क्वेश्चन में, तो फिर बोर्ड मीटिंग की डेट पे हम कहेंगे डिक्लेयर हुआ। बोर्ड मीटिंग कब हो रही है? 25 फरवरी को। 25 फरवरी को उन्होंने डिक्लेयर किया, तो सोल्यूशन में जो डेट आपने लिखनी है ना, डेट डिक्लेरेशन की 25 फरवरी लिखनी है 2020, ठीक है। क्यों बुक लॉयर की क्यों नहीं लिखी? क्वेश्चन में है ही नहीं, बताया ही नहीं उसने। तो रेलिवेंट लीगल प्रोविजन में दोनों बातें लिख दें कि ये हो तो ये, लेकिन चूंकि सोल्यूशन में क्वेश्चन में उसने कहा बुक लॉयर नहीं है, तो फिर हम बोर्ड मीटिंग वाली डेट लेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है जीआईएल रिगार्डिंग इट्स पेमेंट विद इन 10 वर्किंग डेज। शाबाश। बी, आइडेंटिफाई द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच डायरेक्टर्स में विथहोल्ड और एडजस्ट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डायरेक्टर्स में विथहोल्ड भी लिखा है, एडजस्ट भी लिखा है। पेमेंट उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि ये रिक्वायरमेंट कामरान के कंटेक्स्ट में हमने लिख दिया कि जनरल है, ऐसा ही है। तो फिर आप क्या लिखेंगे? नहीं, अगर सिर्फ कामरान की एग्जांपल क्या के लिखा है, सर्कमस्टेंसेस ये बाहर आके पता चलता है ना, सर्कमस्टेंसेस था। डायरेक्ट में नोट जैसा पे, तो ये सारी सर्कमस्टेंसेस हैं, छोटी छोटी हैं ये, एक वर्ड नहीं है, वर्ड नहीं है कि। सी, लिस्ट द स्टेप्स व्हिच जीआईएल वुड बी रिक्वायर्ड टू टेक फॉर एडजस्टमेंट ऑफ डिविडेंड पेएबल टू कामरान अहमद अगेंस्ट अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। कौन से स्टेप्स उसने? डिविडेंड 45 डेज में
कमीशन से अप्रूवल लेना, बस यही है स्टेप। कई बार आगे बता For adjustment of dividend, step number 1, do not pay dividend. Step number 2, obtain approval for commission within 45 days. या यूं स्टेप नंबर 1 कर लें, एडजस्ट द डिविडेंड, पहले डिविडेंड एडजस्ट कर लेना, फिर उसके बाद विद इन 45 डेज कमीशन से अप्रूवल ले लें। एमसीक्यूज आ गए, एमसीक्यूज ना 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 देखिए, आपको पता है आई कैप की आदत है प्रैक्टिस करने के लिए छोटे छोटे एमसीक्यूज देता है, और मजाल है इस तरह का कोई एमसीक्यूज एग्जाम में आ जाए। एग्जाम में इससे 5 गुना मुश्किल होते हैं, रहने नहीं देते। एक फर्ज है मेरा, आपको करवाने तो हैं एमसीक्यू, होमवर्क नहीं आप करके आते हैं। नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रेश माइंड के साथ फ्रेश चैप्टर अच्छा पोस्टपोन कर देता हूं, लेकिन फिर एमसीक्यूज के दौरान में हर एमसीक्यूज के साथ कंसल्ट पूछूंगा आपसे। अगर अभी करवा लेते हैं तो फिर अभी करवा दें आप। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है एमसीक्यूज आज करने चाहिए? कितनों का ख्याल? अच्छा खुद ही बोर्ड बदल। The chief executive officer of every company is responsible to make the payment of final cash dividend within a period of 10 working days. D ऑप्शन करेक्ट है, D ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, a company may on giving not less than dash previous notice close its register of members for any, यानी बुक लॉयर की बात कर रहा है, for any period or period not exceeding in the whole, तो 7 डेज का प्रायर नोटिस होता है और 30 डेज तक मैक्सिमम इन ईयर वो सस्पेंड कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो उसमें 7 और 30 कॉम्बिनेशन बी, तो सेकंड का कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? बी। थर्ड, द अमाउंट ऑफ फाइनल डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड बाय मेंबर्स इन एजीएम के ईजीएम AGM, A option correct. 4, interim dividend may be proposed and paid before the end of the year by the directors of the company. A option correct. छोटे छोटे सवाल। 5, the dividend is proposed by director. The member may reduce the dividend, accept the dividend, reject the dividend. reduce और reject में क्या फर्क है? reject का मतलब 0, रिड्यूस का मतलब कम, एक्सेप्ट का मतलब सेम, तो ऑल ऑफ द अबव था, डी ऑप्शन करेक्ट थी। डिविडेंड वारंट्स आर ए टाइप ऑफ क्रॉस चेक, खुद आई कैप कह रहा है, एंड कैन बी क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट ऑफ मेंबर हो सकता। सी, ऐसे सवाल हरगिज नहीं आएंगे, हरगिज नहीं, ये आपको धोखा देने के लिए है कि पेपर आसान है, आसान आएगा। इसके 2 क्वेश्चन भी मिला लेना तो वो एग्जाम का एक क्वेश्चन नहीं बनता। हु इज रिस्पॉन्सिबल इन केस ऑफ डिफॉल्ट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू मेंबर? सीईओ। सी। 8वां, इन एनी केस द मेंबर ऑफ द कंपनी कैन नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। वो रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज, डुप्लीकेशन हो रही है तकरीबन वही कंसेप्ट। 8 का डी पार्ट करेक्ट है। इन केस ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी मे बी इम्प्रिजन्ड फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 years एंड ही मे बी फाइन्ड फॉर एन अमाउंट अप टू 5 million, 5 million तक। ये जो जितनी भी पेनल्टी थी ना, ये अप टू तक थी, अप टू 5 million रुपीज, अप टू 2 year imprisonment, अप टू 5 year disqualification as chief executive or director of another company। नहीं, ये 5 ईयर साथ ही शुरू, इम्प्रिजनमेंट के, डिस्क्वालिफिकेशन के 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट के साथ ही शुरू हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट। 10, इन केस ऑफ डिफॉल्ट रिगार्डिंग पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी विल बी फाइन्ड एंड इम्प्रिजन्ड फॉर ए टर्म व्हिच मे एक्सटेंड अप टू 2 years। ही शैल फर्दर बी इनएलिजिबल टू बिकम डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी कंपनी फॉर द नेक्स्ट
5 यार, ए ऑप्शन करेक्ट। इतना सा काम। अब सुकून से जाके वीकेंड एंजॉय करेंगे आप। नहीं पढ़ना। ऑडिट में आते थे। हाँ जी चलिए, ये मैं देख लेंगे, और तो नहीं है कोई? नहीं, चलिए ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, आज का लेक्चर भी यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।